युवा हमेशा ही जो है वो सबसे पहले सड़क पे आता है और वो सड़क पे आंदोलन करता है कि जितनी चीज़ें मिल रही हैं उनसे ये शक तो पैदा होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप भरोसे पे नहीं लेंगे तो लोगों का गुस्सा भड़केगा। युवा हमेशा ही जो है वो सबसे पहले सड़क पे आता है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है और जिस तरीके से वहाँ हिंसा हुई है वो गलत है। लेकिन एक बात जो सबको समझनी पड़ेगी कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो सोनम वांगचुक जैसे लोग आंदोलन कर रहे थे, तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से वो अपनी डिमांड को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अगर आप उनकी डिमांड को सुनेंगे ही नहीं, अगर आप उनको इग्नोर कर देंगे तो फिर क्या होगा इस देश के अंदर। इसलिए सरकार मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है और सरकार को सोनम वांगचुक के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके जो मुद्दे हैं उसको डिस्कस करना चाहिए था और उसका समाधान निकालने की कोशिश करनी। 5वीं बार सोनम वांगचुक जो है वो धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन। वो दिल्ली भी आए थे, आपने उनको दिल्ली पे भी सड़क पर निकलने नहीं दिया, आपने वहाँ भी उनको रोक लिया था। तो मुझे लगता है कि जैसे कि किसान आंदोलन के साथ किया गया, बेचारे 125 साल तक बैठे रहे, जाड़े गर्मी बरसात में बैठे रहे, शाहीन बाग की महिलाएं बैठी रहीं, आप उनसे बातचीत ही नहीं करते। तो ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आप इस तरीके पर काम करेंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी। जैसे नेपाल में जेएनजी सड़कों पे थे, ठीक लद्दाख में भी जेएनजी का ही पूरा प्रोटेस्ट था। काफ़ी जगह राज्यों में जेएनजी खुलकर आ रहे हैं। लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे नेपाल जैसा रूप लेगा, क्योंकि देखिए एक बात समझिए कि भारत नेपाल नहीं है, भारत श्रीलंका नहीं, भारत बांग्लादेश नहीं है। बहुत छोटे देश है ना। भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ की जड़ें लोकतंत्र की बहुत मजबूत है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि जेएनजी के आंदोलन की वजह से वहाँ जैसी स्थिति नेपाल में पैदा हुई वैसी भारत में पैदा, मैं वैसी स्थिति को नहीं मानता हूँ। लेकिन मेरा बिल्कुल साफ तौर पर मानना है अगर कहीं कोई लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, हिंसक तरीके से हो रहा है, तो सरकारों को उनसे बात करनी चाहिए थी, उनसे बात करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, उनको भरोसे में लेना चाहिए था। अगर आप भरोसे पे नहीं लेंगे तो लोगों का गुस्सा भड़केगा और फिर उससे नुकसान होता है। लेकिन ये कहना कि चूंकि नेपाल में हो गया इसलिए भारत में होगा, मैं इस बात से सहमत नहीं। राहुल गांधी ने एक एक्स पे पोस्ट जैसे किया कि वोट चोरी हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा, बेरोजगारी जो देश में हो रहा है उसका विरोध करने के लिए जेएनजी को सड़कों पे आना चाहिए। क्या उसका ही परिणाम तो नहीं हम देख रहे हैं? ये जेएनजी शब्द अभी जो है वो फैशन में आ गया है। जेएनजी का मतलब क्या? युवा, 18 से 25 साल का लड़का, 18 से 30 साल का लड़के। दुनिया में जहाँ कहीं भी आंदोलन हुए हैं, जहाँ कहीं भी क्रांतियाँ हुई हैं, वो इन्हीं युवाओं ने की। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में युवा नहीं थे क्या? जब अन्ना का आंदोलन तो युवा नहीं थे? जेएनजी भी एक फैशनेबल शब्द आ गया है नेपाल में, चूंकि उसको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इकट्ठा कर लिया। बट युवा हमेशा ही जो है वो सबसे पहले सड़क पे आता है और वो सड़क पे आंदोलन करता है। वो चोरी को कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि नहीं, देखिए अभी तक जितनी चीज़ें मिल रही हैं उनसे ये शक तो पैदा होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन अगर चुनाव आयोग जांच नहीं कराएगा तो ये शक और पुख्ता होगा और लोगों को और संदेह पैदा होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ किया जाए। जो वोट डिलीशन का जो मामला था, चुनाव आयोग ने मान लिया है। क्या राहुल गांधी की जो आरोप नहीं, देखिए उन्होंने ये नहीं माना कि उन्होंने कहा कि डिलीट करने की कोशिश की गई है। तो डिलीट करने की कोशिश की गई तो सवाल ये उठता है कि क्या आप ये पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे किसने डिलीट करने की कोशिश की, कौन लोग थे? क्या कोई संगठित गिरोह था, कोई अपराधियों का कुछ लोग थे? जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर है कि चुनाव आयोग इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता इस बारे में? पता तो करें कौन लोग थे जिन्होंने कोशिश की। तो आरोप कोई खारिज कर रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आप आरोप खारिज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो फिर संदेह बढ़ेगा। कल जो ईसी ने सर कहा है और आधार से लिंक कर दिया है कि वेरीफाइड करना पड़ेगा, आप क्या मानना है कि राहुल गांधी का जो आरोप था सही साबित हुआ और चुनाव आयोग को? मैं ये नहीं कहूँगा सही साबित हुआ, लेकिन कम से कम इलेक्शन कमीशन को थोड़ी अकल तो आई है। उनको ये तो हो रहा कि भाई लोगों के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है। अब सही है गलत है राहुल गांधी का आरोप, तभी पता चलेगा जब जांच होगी पूरी तरीके से। जब तक जांच नहीं होगी तब तक मैं ये मानूंगा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है। या तो आप जांच करके राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दीजिए, तब तो मैं मानूंगा। लेकिन अगर आप जांच नहीं करेंगे, जांच से भागेंगे तो संदेह पैदा। तो मुद्दा है, मुझे लगता है कि पहली बार जब इतने सालों से मैंने इलेक्शन कवर किया है और इतने सालों से मैंने चुनाव को देखा है, पिछली बार जब मध्य प्रदेश के नतीजे आए तो मैं पहली बार बुरी तरीके से चौंका और कुछ बात समझ में भी नहीं आई कि आखिर क्या हुआ क्या। क्योंकि जिस मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग कह रहे थे हम बुरी तरीके से हारने वाले हैं, वहां वो लगभग 2/3 बहुमत से चुनाव जीत गए।
हम सब लोग बैठ के सोच रहे थे आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी को या जो सरकार को देखने का जो नज़रिया है वो एक खास चश्मे से हम देखते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने ही लोगों से बातचीत करते हैं और अपने ही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। फिर अपने ही निष्कर्ष से हम उन लोगों को रबिश भी करते हैं, तो हार रहे उसमें। लेकिन मुझे एक बात मेरे दिमाग में खटक गई, वो ये थी कि जब छत्तीसगढ़ के नतीजे आए थे तो उसके पहले मेरी बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत थी। उन्होंने कहा था, उनको इंचार्ज दरअसल बनाया गया था, और उन्होंने कहा मेरे कंधे पे तो, मेरे सीने पे तो एक मरा हुआ सांप लपेट दिया गया है, और वहां भी भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक से रूप से जीती थी। खैर, हो सकता है हम लोगों का अनुमान गलत रहा हो, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो कम से कम मेरा अनुमान तो गलत नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे 350 में बार बार कहता था कि बीजेपी विल स्ट्रगल टू गेट मेजॉरिटी नंबर्स। और मेरे बहुत सारे को पैनलिस्ट, मेरे अपने बहुत सारे दोस्त, उन लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने इंसल्ट भी किया, कुछ लोगों ने इंटिमिडेट करने की भी कोशिश की, और कुछ लोगों ने कहा ये तो पागल आदमी है। खैर, फाइनली मेरा जो निष्कर्ष था वो सही था, भाई बीजेपी 240 पे आके रुकी। लेकिन उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र, ये दो इलेक्शन में जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है, मुझे लगता है कि जब तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन चारों इलेक्शंस को अगर हम पूरी समग्रता में नहीं देखते, तब तक इस पूरी क्राइसिस को शायद समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जो सवाल हमारे मन में थे, हमारे पास किसी तरीके का कोई सबूत नहीं था जो कह सके कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या नहीं गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मन में जरूर था कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड वेयर एग्जैक्ट इन व्हाट एग्जैक्ट इज रॉन्ग। उसके बाद जब SIR हुआ, ठीक चुनाव के पहले, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी बातचीत के, बिना कोई विमर्श तैयार किए, सडनली एक दिन आपने तय किया और अगले दिन से आपने लागू कर दिया। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया था तो जस्टिस ढोलिया ने जो 3 सवाल पूछे, तो आज भी बहुत वैलिड है कि आपने टाइमिंग क्यों ये चुनी, अभी क्यों, आपका जो प्रोसेस है वो क्यों, आधार कार्ड क्यों नहीं, और क्या आप सिटीजनशिप जानना चाहते हैं। उन तीनों के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। और द इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं था कि जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था, मुझे उसमें बिल्कुल हैरानी नहीं थी। मुझे हैरानी इस बात की थी कि जिस ऑडेसिटी के साथ इलेक्शन कमीशन रिएक्ट कर रहा था। इलेक्शन कमीशन हैड गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ टेलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट दैट यू डोंट हैव पावर्स टू इवन टॉक अबाउट अस, हैड गॉन टू दैट एक्सटेंट। सुप्रीम कोर्ट वाज टेलिंग देम कि भाई आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करिए, आधार कार्ड इज नॉट देयर फॉर जजिंग समबडीज सिटीजनशिप, बट दैट्स द जॉब ऑफ द होम मिनिस्ट्री। आई थिंक द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ जस्टिस ढूलिया ने यह बात कही थी, बट दे डिस्पाइट 2 एडवाइजरीज, 2 बार उनको बताने की कोशिश की गई, उन्होंने नहीं माना अंत में, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि आपको यह आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। बट आई थिंक द बिगेस्ट बॉम्बशेल वाज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन महादेवपुरा, कि जब हुआ कि 1,250 जो वोट हैं वो ऐड किए गए हैं। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एवरीबॉडी जस्ट कॉट अप एंड रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। एंड उसके बाद जब अभी आनंद कलो के जब हुआ कि 6,000 से ज्यादा वोटों को डिलीट किया गया, एंड दिस टाइम आई थिंक जो सवाल राहुल ने उठाए हैं, राहुल गांधी ने उठाए, आप उनके आलोचक हो सकते हैं, आप उनके प्रशंसक हो सकते हैं, आप उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड टू रेस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के पहले जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, उसमें 3 चीजें कही। उन्होंने कहा कि पहली बात तो बेसलेस है, बकवास, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी लाइन में उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, कोशिश हुई थी। वो जो कोशिश हुई थी और जिस ओर इशारा किया गया है कि आप हमको वो एविडेंसेस नहीं दे रहे जो दरअसल हमको चाहिए थे, जो कर्नाटका CID को चाहिए था। वो एविडेंसेस क्या थे? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि हमने तो सारी जानकारी दे दी है, बट 3 चीजें नहीं दी: डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड द सीरीज ऑफ OTPs. Why they are not giving it? And the question which has been raised by Rahul Gandhi is a relevant question, whether you like him or you don't like him, कि कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि जब हमारा आज का मीडिया SIR को लेकर अगर आप बात करें तो इन सब सवालों से पूरी तरीके से गायब है।
सिर्फ एक ही बात कही जा रही कि राहुल गांधी हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जो सवाल इंपॉर्टेंट है उन सवालों पे किसी तरीके का कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम हिंदुस्तान के मौजूदा टेलीविजन चैनल्स को जबरदस्त तरीके से गालियां बकते हैं और उनको हिंदुस्तान के सबसे बड़े खलनायक बताते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो पिछले 2-3 महीनों के पटना के अखबारों को उठा के खाली देख लीजिए, खासतौर पर हिंदी के अखबारों को उठा के देखिएगा, कहीं इस खबर का कहीं कोई जिक्र तक नहीं, फ्रंट पेज पे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मैंने अपनी जिंदगी में इतने नाकारा, इतने नाकाबिल, इतने बेवकूफ संपादक नहीं देखे जिनकी रीढ़ की हड्डी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। और मैं आपको बता सकता हूं कि ज्यादातर लोगों ने खुद अपने आप को कुंडली मार के अंदर कर दिया है। उनको कोई नहीं कह रहा उस तरीके से आप इस तरीके से काम करिए। अभी भी कुछ अखबार हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने काफी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, काफी चीजें वो उन्होंने लेकर आए हैं। उन्होंने कम से कम अपने पटना के रिपोर्टर से काफी चीजें इन्वेस्टिगेट कराई हैं। बट अगर आप वहां के अखबारों को देखिए तो सिर्फ टेलीविजन की बात नहीं है, ये पूरे मीडिया के अंदर पूरी तरीके से अंदर धंसा हुआ। और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि अगर इसका समाधान नहीं खोजा गया तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र बिल्कुल बचेगा नहीं। लेकिन फाइनली मैं एक बात जरूर कहूंगा कि SIR is the blunder which this government has committed and they will repent in coming days and coming years. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।